सबसे पहले मैं आपको बोहर इफेक्ट बता देता हूँ। बोहर इफेक्ट क्या होता है? देखो, लास्ट लेक्चर में आपने कोऑपरेटिविटी पढ़ा था ना। कोऑपरेटिविटी के साथ आपने ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर्व भी बनाई थी। तो बाइंडिंग कर्व मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाई हुई है। एक बार आप ये 3 कर्व्स मत देखो, एक बार आप ये 2 ही कर्व्स देखो। इस वाले कर्व को रहने दो, ये 2 कर्व देखो। जो मायोग्लोबिन था वो पैराबोलिक कर्व बनाता था, जो हीमोग्लोबिन था वो साइनोसॉइडल कर्व बनाता था। मायोग्लोबिन ये देखो आप, लो प्रेशर पे भी हाई परसेंटेज शो कर रहा है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो लो प्रेशर पे लो परसेंटेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर लो होता है तो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड करेगा। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आपने यही वाली कर्व को यूज करना है और आपने बोहर इफेक्ट समझाना है। देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी लंग्स में हाई प्रेशर पे, हीमोग्लोबिन ने इसको पिक किया, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके मसल्स में ले आया। मसल्स में प्रेशर होता है लो प्रेशर की वजह से हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ा, और जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा मायोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो हमें पता है जो हमारे मसल्स होते हैं या टिश्यूज होती हैं, मसल्स या टिश्यूज में मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। अब जब हमारी ऑक्सीजन लंग्स में या मसल्स में पहुंच जाती है तो आप अपनी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे, ऑक्सीजन आप कंज्यूम करके CO2 प्रोड्यूस करेंगे। तो मसल्स और टिश्यूज में O2 हमारी कंज्यूम होती है, और O2 कंज्यूम होने की वजह से हम CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है हमारी मसल्स या टिश्यूज में, ये वाली CO2 वाटर से रिएक्ट करती है और बना देती है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन यानी कि बाइकार्बोनेट, और साथ में बनाती है हाइड्रोनियम आयन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देता हूं मैं, तो मे बी आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर मैं स्टार्टिंग से ना भी स्टार्ट करता, मैं आपको मेन बात बताता कि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम है ऑक्सीजन के लिए। तो मसल्स के अंदर जब हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करके हम CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो पानी से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करती है, और ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये एसिडिक होता है। तो यानी कि जब भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम O2 कंज्यूम करके CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं। वो CO2 एसिडिक सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से pH डिक्रीज हो जाता है। सही है ना? जब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो pH बिलो 7 चला जाएगा, यानी कि pH हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एसिडिक आयन प्रोड्यूस होने की वजह से pH हमारा डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि pH हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन रिलीज क्यों करता है। हीमोग्लोबिन मसल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यू टू द 2 रीजंस। पहला रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन को हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन चाहिए होती है। मसल्स में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन का रिलीज होगा। सेकेंडली, जब हमारी मसल्स में O2 कंज्यूम होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, वो CO2 एक एसिडिक आयन बनाता है, जिस वजह से pH डिक्रीज होता है। और क्योंकि यहाँ पे pH डिक्रीज हुआ, इस वजह से ऑक्सीजन जो होती है उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए और ज्यादा कम हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। तो अगर मैं आपको कंक्लूसिव बात बताऊं, जो ओवरऑल बात बताऊं, तो क्या बात बनेगी? वो कंक्लूसिव बात ये है, बोहर है इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जब आप ब्लड का pH चेंज करते हैं
ब्लड के पीएच चेंज होने पे, पीएच के डिक्रीज होने पे, एसिडिक करेक्टर के इंक्रीज होने पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग में क्या फर्क आएगा? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा या ब्लड का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए वो कम हो जाती है। ये चीज देखो मैंने ग्राफिकली भी बताई हुई है। ग्राफिकली आप इजीली देख सकते हो, जो हमारे पास हमारा हीमोग्लोबिन है 6.8 वाला और जो हमारे पास हमारा हीमोग्लोबिन है 7.6 वाला, दोनों में अलग अलग पीएच है। ये वाला पीएच लो है, मतलब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। ये वाला पीएच हाई है, मतलब ऊपर वाले में एसिडिक कंडीशन कम है। तो आप देखो, लो पीएच वाली जो कर्व है वो नीचे बनी, हाई पीएच वाली जो कर्व है वो ऊपर बनी। तो ये दोनों चीजें यही रिप्रेजेंट करती हैं कि जब हमारे पास पीएच कम हो जाता है, एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन भी डिक्रीज हो जाती है। अब आप देखो, इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे, इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे ये परसेंटेज आ रही है 6.8 वाली हीमोग्लोबिन की और ये परसेंटेज आ रही है 7.6 वाले की। 7.6 वाले की परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा आ रही है, ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड है। 6.8 वाले की परसेंटेज कम आ रही है, वहां पे ऑक्सीजन कम बाइंड है। तो ये हमारे पास हमारा इफेक्ट होता है CO2 ट्रांसपोर्ट का और एसिडिक करेक्टर का या डिक्रीज इन पीएच का। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नो सर। तो ये बोहर इफेक्ट में बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 या 3 मार्क्स का ये आता होता है, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बोहर इफेक्ट में अगर आप इतना ही लिख के आओगे, यानी कि जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं जो हेडिंग है, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप बोहर इफेक्ट में 3 नंबर पूरे लेना चाहते हो ना, तो आपको कॉपरेटिविटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉपरेटिविटी की डेफिनेशन दो, कॉपरेटिविटी के लिए इक्वेशन डिराइव करो, फिर अपने पास जो वो कल थीटा वाली इक्वेशन आ रही थी उसके अकॉर्डिंग O2 की बाइंडिंग कर्व्स बनाओ। बाइंडिंग कर्व बनाने के बाद फिर आप बोहर इफेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। सीधा यहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब ग्राफ आपने पका पकाया ले लिया, ग्राफ आया कैसे ये तो बताया नहीं, तो वहां पे फिर टीचर इंप्रेस नहीं होगा, वहां पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर CO2 ट्रांसपोर्ट या बोहर इफेक्ट आता है तो आपको कोऑपरेटिविटी के टॉपिक से ही स्टार्ट करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत हो? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपना बोहर इफेक्ट था, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ये अपना कंप्लीट हो गया। मेन इसमें प्लॉट ही था, प्लॉट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। अब आपने नेक्स्ट इसमें पढ़ना है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केली मेटल्स। जो एल्केली मेटल्स हैं, मतलब ग्रुप 1 वाली मेटल्स, उनका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। सबसे पहले हमने जो बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है वो है हमारा सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। ये एक और नेम से भी आ सकता है, लास्ट में लिखा हुआ है मैंने, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के नाम से भी आ सकता है और सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी आ सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है ये मैं आपको एक बार बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोडियम आयंस का और पोटेशियम आयंस का मेन बायोलॉजिकल रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले देखो, द सोडियम आयंस आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, important in the nerve action and functioning of heart, important in activation of some enzymes, and responsible for the transport of glucose and amino acids through membranes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो जो लास्ट टाइम आपने ये डायग्राम सा बनवाया था ये थीटा की वैल्यू के बाद, हाँ जी वही बोर इफेक्ट है या जो आज अभी करवाया वही है? बच्चे, जो मैंने आज करवाया ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको परसों करवाया था, जो मतलब लास्ट लेक्चर में करवाया था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको 2 ही कर्व्स बनाई थी, एक कर्व ऐसे बनी थी और एक कर्व ऐसे बनी थी। तो ये अपने पास दो ही अपना कर्व है। टॉपिक था
हाँ जी, ये अपने पास अपना टॉपिक था कोऑपरेटिविटी का और ऑक्सीजन सैचुरेशन बाइंडिंग कर्व का। अब परसों वाले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली कर्व आई कहां से। वो अपने पास थीटा का फॉर्मूला था kp/1 + kp। इस फॉर्मूला की वजह से ये कर्व बनी। तो जब तक आपको कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप बोहर इफेक्ट नहीं पढ़ सकते ना। तो पहले ये कर्व एक्सप्लेन करेंगे, बाद में बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन होगा। बोहर इफेक्ट आज वाला था जो मैंने करवाया, पर आप उतना ही लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आपको ये वाली जो डेरिवेशन है ये करनी पड़ेगी, ये बता रहा हूँ मैं। ओके सर, और अब बोहर इफेक्ट के बाद ये जो आप करवा रहे हो उससे शुरू है? ये नया टॉपिक है बच्चे, इसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी करवा रहा हूँ। ओके सर। चलो ठीक है, तो ये अपने पास अपना केस है। हम एल्कली मेटल्स का बायोलॉजिकल रोल पढ़ रहे हैं। एल्कली मेटल्स में हमारे पास आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो अपन इसमें से सिर्फ दो ही पढ़नी है, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का। सोडियम का मैंने क्या क्या यूज बताया। सोडियम जो होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट है। नर्व एक्शन के अंदर और हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा हमारी मेम्ब्रेन्स के थ्रू ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सिंपल यूजेस हैं, समझाने वाला कुछ नहीं है, बताने वाला था, वो बताने वाला काम मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आया द पोटेशियम आयंस रिक्वायर्ड इन द सेल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस और एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम। पोटेशियम भी कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट बहुत बार किया जाता है लेबोरेटरीज में, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। अगर इनकी कंसंट्रेशंस कम ज्यादा हो जाएंगी तो सेल की वर्किंग जो होती है वो वीक हो जाती है, वहां से फिर अपने को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने इनके दोनों के यूज बता दिए। यहां से मैं आपको बता रहा हूँ सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है। तो देखो, आपने ना यहाँ पे एक सेल कंसीडर करना है। हम एक सेल के बारे में बात करेंगे, सेल के इनसाइड पार्ट के बारे में और सेल के आउटसाइड पार्ट के बारे में। जो सेल होते हैं हमारे, वो बाहर से फ्लूइड से कवर होते हैं। हमने इस सेल के अराउंड सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल के इनसाइड की, सेल के अंदर की। जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है बच्चे हाई। मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड द सेल्स। सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है हाई, 0.15 मोलैरिटी, और सोडियम की कंसंट्रेशन होती है लो, 0.01 मोलैरिटी। सेल के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी कंसंट्रेशंस क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया। सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा कंसंट्रेशन में है और सोडियम कम कंसंट्रेशन में है। लेकिन जब मैं सेल से बाहर आ जाऊंगा, मतलब फ्लूइड वाले रीजन में आ जाऊंगा, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है 0.15, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है 0.004। तो ये अपने पास अपना केस है। आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं वो सेल के अंदर या सेल के बाहर डिफरेंट कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट हैं। सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पे अपने को कंसंट्रेशंस में डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन पोटेशियम की, बाहर कम। बाहर सोडियम की ज्यादा कंसंट्रेशन है और अंदर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है ना, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टर्म यूज किया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो सोडियम आयन होता है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी ट्रांसपोर्टेशन को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहली कंसेप्ट तो आपको यही समझनी है कि हमारे जो आयंस होते हैं वो सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं। हमारे जो आयंस हैं
वो सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो कंसंट्रेशन आ रही है वो अलग अलग आ रही है, वो सेम नहीं आ रही। इस वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से जो हमारे आयंस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सोडियम के मूवमेंट के लिए बता रहा हूँ। जो सोडियम हमारा मूवमेंट करके अंदर जाएगा, हम उसकी पंपिंग करवा के उसको बाहर भी निकालेंगे बाद में। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सोडियम अंदर चला गया वो कभी बाहर ही नहीं आएगा। हमें जो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन रखने का एक ही तरीका है, जो भी आयन हमारा अंदर से बाहर जाएगा उसको बाहर से अंदर वापस आना पड़ेगा, तभी हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहेगा। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ये डिफरेंस आता ही क्यों है? तो आयंस की डिफरेंस जो है, आयंस की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है इनसाइड और आउटसाइड, ये डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर इनसाइड और आउटसाइड कंसंट्रेशंस का डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है रुक जाती हैं। हम न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो जाएगी। सॉरी, न्यूक्लियोटाइड। अगर हमारे सेल्स के अंदर और बाहर आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं आएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, शुगर्स का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। तो सेल्स के अंदर और बाहर ये कंसंट्रेशन डिफरेंस का मेंटेन होना जरूरी है। अब जब सोडियम हमारा बाहर से अंदर जाएगा तो उसको बाहर से अंदर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? हमारे एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। एटीपी क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। सोडियम को अगर बाहर से अंदर जाना है या अंदर से बाहर आना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसको मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस से। नेट रिएक्शन क्या होती है हमारे प्रोसेस में वो देख लो। हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, 3 सोडियम अंदर हैं, 2 सोडियम बाहर हैं, रिएक्शन होगी। इस एनर्जी की वजह से क्या होगा, 1 सोडियम हमारे पास बाहर आ गया, और मतलब 3 सोडियम हमारे पास बाहर आ गए, और जो 2 पोटेशियम ऑक्साइड थे वो अंदर चले गए। एनर्जी यूज हुई, एटीपी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो गया तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो ये रहा। तो ये अपने पास अपनी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप बताया, एक बार लाइन टू लाइन पढ़ के बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। Most animal cells have high concentration of potassium and low concentration of sodium inside the cell. सेल के अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, सोडियम कंसेंट्रेशन कम होती है। However, in the fluids outside the cell, the concentration of sodium is high while that of potassium is low. लेकिन अगर मैं सेल से बाहर की बात करूं, फ्लूइड वाले पोर्शन की बात करूं, तो वहां पे सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम की कंसेंट्रेशन लो होती है। Thus, because of large concentration gradient, concentration gradient का मतलब था concentration का difference. Because of large concentration gradient inside and outside the cell, transport of sodium ion into cell is favored. इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हमारा जो सोडियम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, मतलब बाहर से अंदर जाएगा। द सोडियम एंटरिंग इनटू द सेल मस्ट बी पंप्ड आउट फ्रॉम द सेल टू मेंटेन कंसंट्रेशन। जो सोडियम अंदर जाएगा वो वापस बाहर भी आएगा ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा मेंटेन रहे। अब मेंटेन क्यों रखना है? द मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नेसेसरी because it provides driving force to carry transport processes for amino acid, sugar and nucleotides. Nucleotide भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Thus, some metabolic energy is expended. Expend का मतलब खर्च हो गई, यूज हो गई। Some metabolic energy is expended to maintain the concentration gradient of sodium and potassium inside and outside the cell. अगर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रखना है तो हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। द नेट रिएक्शन इज, ये रही हमारे पास हमारी नेट रिएक्शन।
एटीपी मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोलिसिस करने के लिए पानी चाहिए, 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम, सॉरी 3 सोडियम अंदर और 2 सोडियम बाहर। रिएक्शन होने पे हमारे जो 3 सोडियम है वो आ जाएंगे बाहर और 2 सोडियम अंदर। ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो जाएगा और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपका सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट था। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो। देखो, प्योर थ्योरी का टॉपिक है, मैं आपको फ्रैंकली बोल देता हूँ, प्योर थ्योरी है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है वो मैंने आपको डिट्टो एज इट इज बता दिया, और आपको ये चीजें जो है वो डिट्टो एज इट इज याद करनी है। अभी इसके आगे वाले जो टॉपिक है वो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भी सेंड कर दूंगा, नोट्स तो मैंने सेंड कर दिए हैं। आगे वाला जो अपना लेक्चर है वो एग्जैक्टली 2 बजे अपना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें फिर आप बाकी के टॉपिक्स जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये वाली क्लास में इतना ही, बाकी फिर आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।